स्टार्टिंग विद यूनिट 2, फर्स्ट टॉपिक इज़ एटीन्यूएशन। एटीन्यूएशन का मतलब क्या होता है कि जो ऑप्टिकल सिग्नल है जो फाइबर से हमें पास करानी है, तो जब फाइबर के अंदर पहुंचती है वो ऑप्टिकल सिग्नल, तो कुछ सिग्नल की स्ट्रेंथ में रिडक्शन होता है और उसको हम बोलते हैं सिग्नल लॉस। सो एटीन्यूएशन मीन्स रिडक्शन इन द स्ट्रेंथ ऑफ अ सिग्नल एंड वी कॉल इट एज लॉस। ओके, अगर सिग्नल में कुछ रिडक्शन हो रहा है तो डेट मीन्स इट्स अ लॉस। एंड मैथमेटिकली जो ऑप्टिकल सिग्नल का एटीन्यूएशन हम रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, सेम एज द मेटेलिक कंडक्टर्स, हम सेम उसकी तरह ही रिप्रेजेंट करते हैं इन द टर्म्स ऑफ डेसिबल। और डेसिबल क्या होता है? इसका काम होता है कि टू पावर लेवल्स को कंपेयर करना। सो सिग्नल एटीन्यूएशन विद एन ऑप्टिकल फाइबर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन द लॉगरिथमिक यूनिट ऑफ द डेसिबल। होता क्या है, डेसिबल एक पर्टिकुलर ऑप्टिकल वेवलेंथ पर रेशियो रिप्रेजेंट करता है किसका? ट्रांसमिटेड ऑप्टिकल पावर का एंड रिसीव्ड ऑप्टिकल पावर का। ठीक है, सो इट इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर ऑफ डेसिबल्स, dB इज इक्वल्स टू 10 log base 10 pi over p naught, where pi is the transmitted optical power and p naught is the received optical power। यहाँ पे पी आई और पी नॉट को हमने उससे कंपेयर किया जो मेटेलिक कंडक्टर्स में यूज़ करते हैं। तो पी आई इज़ फॉर इनपुट पावर एंड पी नॉट इज़ द आउटपुट पावर एंड पी नॉट इज़ द आउटपुट पावर। बट फॉर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन वी रिप्रेजेंट पी आई एज ट्रांसमिटेड ऑप्टिकल पावर पी आई एंड पी नॉट एज द रिसीव्ड ऑप्टिकल पावर पी नॉट, where pi upon p naught can be written as 10 to the power dB by 10। ओके, बट व्हाट हैपन्स, जो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशंस होते हैं उसके अंदर जो एटीन्यूएशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे वो पर यूनिट लेंथ की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, मतलब क्या है कि हम उसको डेसिबल्स पर यूनिट लेंथ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो एटीन्यूएशन इज यूजुअली एक्सप्रेस इन डेसिबल्स पर यूनिट लेंथ। आप देख रहे हो इसकी यूनिट क्या होगी अब? dB per kilometer। So the mathematical expression can be written as alpha dB L equals to 10 log base 10 pi upon p naught। Okay, so where alpha dB is the fiber loss parameter, or we can say signal attenuation per unit length in decibels, and L is the length of the fiber। राइट, तो आपको ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन याद रखना है जो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशंस में यूज़ होता है। अल्फा डी बी एल इक्वल्स टू 10 log base 10 पी आई अपॉन पी नॉट। नाउ एटीन्यूएशन होने का रीज़न क्या है? इसका रीज़न यही है कि कुछ मैकेनिज्म हैं जो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। वो मैकेनिज्म इन्फ्लुएंस्ड होते हैं किससे? मटेरियल कंपोजिशन से, प्रिपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन टेक्निक से, एंड वेवगाइड स्ट्रक्चर से। सो देयर आर 3 terms which influences the attenuation, and these mechanisms involve various categories like material absorption, material scattering including linear and non-linear scattering, curve and microbending losses, mode coupling radiation losses, losses due to leaky modes, लॉसेज एट कनेक्टर्स एंड स्प्लाइसेस। सो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं जो 3 डिफरेंट मैकेनिज्म हैं: मटेरियल कंपोजिशन, प्रिपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन टेक्निक, वेवगाइड स्ट्रक्चर। ये एक डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसमें जितनी भी मेंशन्ड कैटेगरीज हैं इनको एक डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया है। इसमें क्या है कि ये दिस इज शोइंग एब्जॉर्प्शन, दिस इज शोइंग स्कैटरिंग, okay, and impurities here. This is showing structures, heterogeneous structures scattering, bending losses, splicing. Okay, so all other terms like these terms will be explained later. Okay, and just wanted to share, do you know what is splicing? स्प्लाइसिंग मीन्स जॉइनिंग ऑफ द 2 ऑप्टिकल फाइबर्स। अब इसमें क्या होता है कि जो ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं,
अच्छा, इसमें क्या होता है कि कंपेयर करें अगर हम नॉर्मल जो कॉपर वायर्स हम देखते हैं घरों में, उसमें तो हम क्या करते हैं, अगर दो वायर्स को जॉइन करना है तो सिंपली उनके आउटर कवरिंग्स को रिमूव करते हैं और जॉइन करके उनको टेप लगा देते हैं। ठीक है, तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कुछ लॉस हो रहा है या करंट कम या ज़्यादा हो रही है। जो करंट फ्लो होती है नॉर्मल जितने रिक्वायर्ड है वो फ्लो हो जाएगी। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर में ये एक ड्रॉबैक है कि हमें एक एक्स्ट्रा स्प्लाइसर की ज़रूरत पड़ती है, जो एक तरीके का डिवाइस है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो इस डायग्राम में, ये स्प्लाइसर है। तो ऑप्टिकल फाइबर्स को ये जॉइन करता है। हमें एक एक्सटर्नल मैकेनिज्म की ज़रूरत पड़ रही है इसको जॉइन करने के लिए। ठीक है, और जो कनेक्टर्स होते हैं वो ये कनेक्टर्स होते हैं। अगर हमें इसका आउटपुट लेना है और किसी सिस्टम में इनपुट देना है तो हम इस कनेक्टर्स की हेल्प से उसको प्रोवाइड कर देंगे। Okay, now there is a numerical based on attenuation. So the question is, when the mean optical power launched into an 8 kilometer length of fiber is 120 microwatt. The mean optical power at the fiber output is 3 microwatt. Determine, A part है, the overall signal attenuation or loss in decibels through the fiber, assuming there are no connectors or splices. Okay, so first thing is that you have to think about the given quantities. So according to question, if you read it again, when the mean optical power launched into an 8 kilometer length, तो length is given, length कितनी है 8 kilometer, so I can write L equals to 8 kilometer. Then mean optical power launched into the fiber, that means it's an input power जो ऑप्टिकल फाइबर में लॉन्च करी जा रही है, यानी कि इनपुट दिया जा रहा है। तो इट इज़ पी आई इक्वल्स टू 120 माइक्रोवाट एंड आई कैन कन्वर्ट इट इनटू वाट। सो 120 इंटू 10 के पावर -6 वाट। देन मीन ऑप्टिकल पावर एट द फाइबर आउटपुट, दैट मीन्स पी नॉट इज गिवन एज 3 माइक्रोवाट और वी कैन राइट इट एज 3 इंटू 10 के पावर -6 वाट। नाउ रीड द फर्स्ट पार्ट। वी नीड टू डिटरमाइन द ओवरऑल सिग्नल एटेन्यूएशन। सो ओवरऑल सिग्नल एटेन्यूएशन के लिए फॉर्मूला क्या है, सिग्नल एटेन्यूएशन इक्वल्स टू 10 log base 10 pi upon p naught, and after putting the values of pi and p naught we get the final answer as 16 dB. Now second part is the to determine the signal attenuation per kilometer for the fiber. Now I need to find alpha dB. So what we have the formula, so the formula we have is alpha dBl equals to 10 log base 10 pi upon p naught. Then L is 8, so alpha dB into 8 equals to 16. We have find 10 log base 10 pi upon p naught as 16. So alpha dB becomes 2 dB per kilometer. Now third part is to determine the overall signal attenuation for a 10 kilometer optical link using the same fiber with splices at 1 kilometer intervals, each giving an attenuation of 1 dB. Okay, the question is asking again we need to find overall signal attenuation but for a 10 kilometer optical link, यानी अब जो हमारे पास L है वो 10 किलोमीटर है। फाइबर सेम है बट यहाँ पे हम स्प्लाइसेस यूज़ कर रहे हैं। सो लेंथ 10 किलोमीटर के अकॉर्डिंगली जो लॉस हमें मिलने वाला है अल्फा डी बी इंटू एल विच इज़ इक्वल्स टू 2 इंटू 10 एंड इक्वल्स टू 20 dB। अब एक्स्ट्रा लॉस भी ऐड होने वाला है जो स्प्लाइसिस की वजह से हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि स्प्लाइसिस हम लगा रहे हैं 1 किलोमीटर के इंटरवल्स पर और हर एक स्प्लाइस का जो एटेन्यूएशन है वो 1 dB है। आप देख रहे हो, क्योंकि स्प्लाइसिस हम लगा रहे हैं 1 किलोमीटर के इंटरवल पर और हर एक स्प्लाइस का जो एटेन्यूएशन लॉस है वो है 1 dB। अब आपको ये चेक करना है कि नंबर ऑफ स्प्लाइसिस कितने लग सकते हैं। टोटल लेंथ कितनी है, 10 किलोमीटर का ऑप्टिकल लिंक है। आप खुद ही कैलकुलेट करो कि मुझे 10 किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर है और एक एक किलोमीटर पे मुझे स्प्लाइस रखने हैं, तो कितने स्प्लाइसेस हो जाएंगे, 9। ओके, तो 9 स्प्लाइसेस की वजह से जो एटेन्यूएशन मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, तो लॉस ड्यू टू 9 स्प्लाइसेस इज 9 dB। देयरफॉर ओवरऑल सिग्नल एटेन्यूएशन बिकम्स 20 + 9 इक्वल्स टू 29 dB।
Now last part is to determine the numerical input to output power ratio in C. तो signal attenuation हमें मालूम हो गया, it is 29 dB. So we use the formula Pi upon P naught equals to 10 to the power dB by 10, क्योंकि हमें रेशियो निकालना है Pi upon P naught. So dB is 29, so we put the value. So we put the value of dB as 29. So we get 10 to the power 29 by 10, which is equals to 794.3. And since we are finding the ratio, therefore it is unitless. Okay. Next is electromagnetic spectrum. Now this is a electromagnetic spectrum. It is just for the reference. इसमें आपको बस यही समझना है, जो विजिबल लाइट होती है उसकी जो वेवलेंथ की रेंज होगी वो होगी 0.4 से 0.75 माइक्रोमीटर. और राइट हैंड साइड पर देखेंगे तो इसमें इंफ्रारेड रीजन स्टार्ट हो जाता है. तो इसमें दो रीजन होते हैं, नियर इंफ्रारेड रीजन और दूसरा होता है वाइड बैंड इंफ्रारेड रीजन. तो इसकी रेंज क्या होगी नियर इंफ्रारेड की 0.8 से 1.7 माइक्रोमीटर, एंड वाइड बैंड IR रेंज कितनी होगी 1.7 से 4.4 माइक्रोमीटर. और इधर लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे तो अल्ट्रा वायलेट रीजन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी रेंज होगी 0.1 से 0.4 माइक्रोमीटर. ओके, तो इतना याद रखो, विजिबल लाइट की जो रेंज है वो 0.4 से 0.75 माइक्रोमीटर में. हमें इसी रेंज में विजिबल लाइट की रिक्वायरमेंट रहती है जो फाइबर ऑप्टिक से ट्रांसमिट होगी. ओके, होता क्या है, ड्यू टू सम लॉसेस लाइक एब्जॉर्प्शन, स्कैटरिंग, डिस्पर्शन, इनकी वजह से क्या होता है, जो लाइट की वेवलेंथ होती है वो समहाउ चेंज हो जाती है. और वो चेंज होते होते कभी इंफ्रारेड रीजन में पहुंच सकती है वो लाइट, या उसकी वेवलेंथ ऐसे चेंज हो सकती है कि वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में आ सकती है. तो वो हमारे लिए लॉसेस है. हमें चाहिए लाइट जो विजिबल रीजन में हो, जिससे कि हम कम्युनिकेशन प्रॉपर करवा सकें. अगर विजिबल लाइट समहाउ उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है और लाइट का जो प्रॉपर्टी है वो अब इंफ्रारेड रीजन में पहुंच जाती है, तो वो लाइट हमारे लिए यूज़फुल नहीं रहेगी. ऐसे ही समहाउ वेवलेंथ कम हो जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी इंफ्रारेड रीजन वाली आ जाती है, तो वो लाइट फिर हमारे लिए अगेन यूज़फुल नहीं रहेगी. तो ये हमारे लिए लॉसेस हो जाते हैं. तो इसी के बेस पर आगे हम डिफरेंट लॉसेस पढ़ने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं मटेरियल एब्जॉर्प्शन लॉसेस इन सिलिका ग्लास फाइबर्स. बेसिकली मटेरियल एब्जॉर्प्शन इज़ अ लॉस मैकेनिज्म जो रिलेट करता है फाइबर के मटेरियल कंपोजिशन और उसके फैब्रिकेशन प्रोसेस को. अगर मटेरियल कंपोजिशन में कहीं जैसे मटेरियल यूज़ किया जाता है तो उसमें कहीं एयर बबल्स रह गए या वाटर बबल्स रह गए, तो उसकी वजह से एक एब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाता है लाइट का. तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी कोई लॉस मैकेनिज्म होता है तो उसका रिज़ल्ट जो निकलता है उसका यही होता है कि कुछ ट्रांसमिटेड ऑप्टिकल पावर डिसिपेट हो जाती है. एब्जॉर्प्शन हो रहा है, दैट मीन्स समवेयर इट इज़ अ लॉस मैकेनिज्म और ड्यू टू विच सम पार्ट ऑफ द ट्रांसमिटेड ऑप्टिकल पावर गेट डिसिपेटेड. और जो डिसिपेशन हो रहा है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट इन द वेवगाइड. ओके, मटेरियल एब्जॉर्प्शन के दो टाइप्स होते हैं, एक इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन होता है, एक एक्सटेंसिक एब्जॉर्प्शन होता है. इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन होने का जो रीज़न है वो यही है कि जो आप फाइबर्स बनाते हो, सपोज सिलिका ग्लास का बना हुआ है, तो उसके जो कंपोनेंट्स हैं सिलिका ग्लास के, ठीक है, क्योंकि प्योर सिलिका ग्लास का बन रहा है, तो इसके ही कंपोनेंट्स के आपस में इंटरेक्शन होना, इसकी वजह से एक एब्जॉर्प्शन हो सकता है. एक्सटेंसिक एब्जॉर्प्शन किसकी वजह से होता है, उसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ग्लास में इम्प्योरिटीज़ ऐड कर दो तो उसकी वजह से जो इंटरेक्शन होगा दैट कॉजेज द एक्सटेंसिक एब्जॉर्प्शन. विजिबल रीजन आपको पता ही है 0.4 से 0.75 माइक्रोमीटर. ये डायग्राम ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. इसमें जस्ट टू शो के एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो विद इन दी मटेरियल हो रहा है, कोर में दिख रहा है हमें, ठीक है. और एक्सटेंसिक ये तो इंट्रिंसिक के लिए हो सकता है, एक्सटेंसिक में क्या है इम्प्योरिटीज़ आ जाती है.
लेट्स डिस्कस अबाउट इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले ये समझना है कि एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है। ठीक है, तो जो भी मटेरियल हम यूज़ करते हैं फाइबर को डेवलप करने के लिए, उसमें खुद के अपने एक मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस होती हैं। उन वाइब्रेशंस जो वाइब्रेशंस होती हैं वो ऑसिलेट करती हैं एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे, और वो वेवलेंथ जब विजिबल लाइट की वेवलेंथ के अकॉर्डिंगली वाइब्रेट नहीं करती हैं, यानी या तो वो अल्ट्रावायलेट रीजन की जो वेवलेंथ्स हैं उसमें वाइब्रेट कर रही होती हैं, या इंफ्रारेड रीजन की जो वेवलेंथ्स हैं उसके अकॉर्डिंगली वो वाइब्रेट कर रही होती हैं। तो इन वाइब्रेशंस की वजह से सिग्नल में कुछ लॉस होता है, यानी जो ट्रांसमिटेड ऑप्टिकल सिग्नल है वो कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब हो जाएगा। ओके, सो इसकी वजह से जो लॉस होता है उसको हम इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन लॉस बोल देते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि जो एक, अगर हम एब्सोल्युटली प्योर सिलिकेट ग्लास की बात करते हैं, जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं, इंट्रिंसिक का मतलब है विदाउट इम्प्योरिटीज़। ओके, सो इन एन एब्सोल्युटली प्योर सिलिकेट ग्लास there is a little amount of intrinsic absorption, and it's just due to its basic material structure which lies near to the infrared region। मतलब जो intrinsic absorption loss हैं वो हमें infrared region के नियरर मिलते हैं। इसमें दो इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म की वजह से एक लो इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन विंडो क्रिएट हो जाती है, जो कि जिसकी रेंज है 0.8 से 1.7। सो रिमेंबर दिस, 0.8 से 1.7 माइक्रोमीटर का एक हमारे पास लो इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन विंडो है। अभी हमने बात करी थी कि दो मैकेनिज्म होते हैं इसके लिए। पहला मैकेनिज्म है फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन एज। फर्स्ट थिंग, पहले आप ये समझो कि वाइब्रेशंस किसकी वजह से हो सकती हैं। तो जब लाइट एनर्जी स्ट्राइक करेगा फाइबर मटेरियल पर तो उसकी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी इंक्रीज़ होती है, तो जिसकी वजह से वो एक्साइटेशन में आ जाता है। जब एक्साइटेशन में आ जाएगा तो जो मटेरियल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ट्रांजिशन में आ जाएंगे। तो इसीलिए हम इसमें जो बताते हैं कुछ पीक्स बनते हैं इसमें। जो पीक्स होते हैं वो अल्ट्रा वायलेट वेवलेंथ रीजन के बिल्कुल सेंटर में होते हैं। और रीज़न क्या है इसके होने का? यही है कि इट्स जस्ट ड्यू टू द स्टिमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस विद इन द ग्लास बाय हायर एनर्जी एक्साइटेशंस। ओके, एंड जो इसका टेल होता है, टेल जो एक्सटेंड करता है इसके विंडो रीजन में। विंडो रीजन कौन सा बताया हमने? 0.8 से 1.7 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट इज फंडामेंटल्स ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड्स। सो दीज बैंड्स अकर इन infrared region and far infrared region. Okay, and they occur also at the wavelength more than 7 micrometer. Okay, जैसे ये तो अभी यहाँ पे 2 माइक्रोमीटर दिख रहा है, तो इससे अबव में ही अकर होते हैं। यानी जो इनके पीक्स होंगी, इन बैंड्स की जो पीक्स होंगी वो 7 माइक्रोमीटर की वेवलेंथ पे होंगी, बट जो इनकी टेल्स होती हैं वो इस विंडो रीजन तक आ जाती हैं। तो इसकी जो ऑसिलेशंस होती हैं वो विंडो रीजन में, जो लॉसेस मिल जाते हैं वो हमें विंडो रीजन में मिल जाते हैं। सो दीज बैंड्स आर क्रिएटेड ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ फोटॉन्स विद मॉलिकुलर वाइब्रेशंस विद इन द ग्लास। ओके, एंड द टेल्स ऑफ दीज पीक्स, जो अभी मैंने आपको बताया, पीक्स टेंड टू कॉज लॉसेज अबव 1.5 माइक्रोमीटर। जो लॉसेज हमें मिलते हैं वो 1.5 से अबव पे ही मिलते हैं। सो दिस रीजन बिलोंग्स टू दी losses in infrared region, and these losses can be minimized by suitable composition of core and cladding, okay, such as non-oxides glasses can be used like fluorides and chlorides. So इन materials की वजह से क्या होगा, less attenuation हमें मिलेगा या less intrinsic absorption मिलेगा। Next is extrinsic absorption। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास कुछ कन्वेंशनल मेल्टिंग टेक्निक्स होती हैं जिसकी वजह से हम फाइबर मटेरियल के अंदर, जो हम अभी प्योर मटेरियल की बात कर रहे थे, प्योर सिलिकेट की बात कर रहे थे, उसमें अब हम इम्प्योरिटीज़ ऐड कर देंगे। ओके, सो जो मेजर एटीन्यूएशन मिलेगा हमें, इट विल बी फ्रॉम ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट इम्प्योरिटीज़।
Okay, certain impurities like chromium and copper, which gives attenuation of about 1 dB per kilometer, which is near to the infrared region. तो अब हमें ऑब्वियसली एटीन्यूएशन लॉसेस तो कम करनी है, तो इसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? बाय यूजिंग वेपर फेज ऑक्सीडेशन टेक्निक. ओके, कन्वेंशनल टेक्निक्स तो पुरानी टेक्निक्स थी, लेकिन अब उसको इम्प्योरिटीज़ अगर ऐड भी करनी है हमें तो, लेकिन एक बेटर मेथड से हम उसको ऐड कर सकते हैं, विच इज़ द वेपर फेज ऑक्सीडेशन मेथड. ओके, एक और मैकेनिज्म है जिसकी वजह से एक्सट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन लॉस हाई हो जाता है. इट इज़ ड्यू टू द वाटर इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन और OH आयन. तो इसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना देते हैं ग्लास स्ट्रक्चर के साथ. ओके, एक तरीके से डिज़ोल्व हो जाता है ग्लास में, तो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है, और इसकी वजह से ही क्या होता है, एक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस ऑब्जर्व होती हैं, जिसकी वेवलेंथ की जो रेंज होती है वो 2.7 से 4.2 माइक्रोमीटर तक होती है. ये डिपेंड करता है कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसकी क्या पोजीशन, किस पोजीशन पे वो अटैच्ड है ग्लास नेटवर्क के साथ. तो इसमें क्या होता है कि एक जो ये फंडामेंटल वाइब्रेशंस मिल रही हैं हमें, इसकी वजह से ओवरटोन्स बनने लगते हैं. ठीक है, ये ओवरटोन्स हार्मोनिकली वाइब्रेट करते रहते हैं एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर, जैसे कि आप ये देख रहे हो. ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो फर्स्ट ओवरटोन है 1.38 माइक्रोमीटर पे, सेकंड ओवरटोन है 0.95 माइक्रोमीटर पे, एंड थर्ड ओवरटोन है 0.72 माइक्रोमीटर पे. सिग्निफिकेंस क्या है इसका, कि जो सेकंड ओवरटोन है, ये जो 0.95 पे हम दिखा रहे हैं सेकंड ओवरटोन, ये 1 dB पर किलोमीटर का एटीन्यूएशन लॉस देता है. ओके, फॉर 1 ppm ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी 1 पार्ट्स पर मिलियन. सिमिलरली जो फर्स्ट ओवरटोन है दिस वन, इसकी वजह से 2 dB पर किलोमीटर का एटीन्यूएशन लॉस मिलता है फॉर 1 ppm ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप. ओके, so these losses can be minimized by developing or designing a LWPF fiber, that means low water peak fiber, and it is also known as dry fiber.